हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। हम एससीईआरटी की साइंस की बुक पढ़ रहे हैं। एससीईआरटी की बुक आपके जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, तो हर एग्ज़ाम में जो कि यूपी से संबंधित है, यूपी टीचिंग से संबंधित है, उसमें एससीईआरटी से ही क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो आप इन एससीईआरटी की बुक्स को ज़रूर पढ़ें। काफ़ी सारी बुक्स अपलोड की गई हैं और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आपको बनाया गया है आप लोगों के लिए कि पीडीएफ कैसे प्राप्त करें। सारे वीडियोस के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। किशोरावस्था हमारे इस चैप्टर का नेम है, जो कि है चैप्टर 8 साइंस क्लास 8 की बुक का। आपने पिछली अध्याय में जीवों के जनन के बारे में पढ़ा। मनुष्य तथा बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता को प्राप्त करते हैं। यह क्षमता शरीर में कुछ बाह्य और आंतरिक परिवर्तनों के पश्चात ही होती है, जिसमें हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद एकाएक तीव्रता आती है और इस बात का संकेत होता है वह कि बच्चे किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं। तो यहाँ हम किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किशोरावस्था क्या है? वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं और बच्चा लंबा हो जाता है। 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम आयु को और लंबाई में वृद्धि कर लेती हैं। अलग अलग बच्चों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि उनके आनुवांशिक लक्षण और संतुलित आहार का भी प्रभाव जो है वो लंबाई पर पड़ता है। शारीरिक बनावट में परिवर्तन आता है। किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है और लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती हैं। स्वर में बदलाव। आपने अनुभव किया होगा कि किशोरों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी भारी होती है और किशोरियों की थोड़ी मधुर होती है। तो किशोरावस्था में स्वर यंत्र लैरिंगस विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है और इस उभार को कंठमणि यानी कि एडम्स एम्पल कहा जाता है। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का जो स्वर होता है वो गहरा तथा भारी होता है। मानसिक और संवेदनात्मक विकास। किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो मानसिक विकास का सूचक हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं? द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाए जाते हैं। लक्षणों के नियंत्रण और शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ हार्मोन स्रावित होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्येक अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। श्वेत ग्रंथि
तेल ग्रंथि, लाल ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूंछ तथा दाढ़ी निकलने लगती है। इसी तरह अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव शुरू होता है, जिससे लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता रहता है। यह चक्र स्त्रियों में 11-12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में ही होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते यह चक्र प्रायः रुक जाता है, इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन स्वास्थ्य व्यक्ति शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम और व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है। हमारे देश में विवाह के लिए आयु निर्धारित है। लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इसका पालन न करना कानूनन जुर्म है और सजा का प्रावधान है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले लड़कियां शारीरिक और मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार नहीं होती और लड़के भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने का भी खतरा रहता है। लिंग निर्धारण। ऋतु की दादी आजकल चिंतित हैं कि बहू को दूसरी बार भी कहीं लड़की ना हो जाए। हम जानने का प्रयास करें कि गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। दरअसल निषेचित अंडाणुओं अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश युग्मनज में धागे जैसी संरचना गुणसूत्र में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा यानी कि अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति में रंग, लंबाई और शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो 23वां जोड़ा है अर्थात 2 गुणसूत्र इससे भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र हैं जो X तथा Y के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। तो टोटल 23 होते हैं, 22 सेम होते हैं। स्त्री में जो 23वां जो गुणसूत्र होता है, स्त्री में X के ही होते हैं, जबकि पुरुष में एक X होता है, दूसरा Y होता है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निश्चित होता है तो युग्मनज XY प्रकृति की होती है और नवजात शिशु लड़का होता है, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु का निषेचन होने पर युग्मनज अगर डबल X प्रकृति का होता है तो नवजात शिशु लड़की होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुत्र के लिंग का निर्धारण के लिए उत्तरदायी Y गुणसूत्र केवल पुरुषों में ही पाए जाते हैं। इसलिए पुत्र पैदा न होना का जो दोष स्त्रियों पर ठहराया जाता है वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। समाज में संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करना पूर्णतः गलत है। समाज में शिशु लिंगानुपात की असमानता को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी बनाई गई है। स्वास्थ्य पोषण योजनाएं हम पढ़ेंगे। स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर है ICDS, वृद्धि निगरानी अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य विभाग की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें
मुहैया कराई गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान, इसमें मध्याह्न भोजन पाठ्यक्रम में पोषण और स्वास्थ्य की विषय वस्तु को समायोजित करके जन जागरूकता फैलाई गई है। धूम्रपान और मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव होता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। और ये कहना है स्टैनले हॉल का। ये क्वेश्चन आपके सीडीपी में भी कई बार पूछा जाता है। अगर आप गृह विज्ञान के अभ्यर्थी हैं तो वहाँ पर भी आपको पूछा जा सकता है, और अब साइंस में भी ये टॉपिक आ चुका है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्टों के लिए ये जो टॉपिक है, ये जो बुक्स हैं इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। यदि कोई व्यक्ति आपको मादक पदार्थ के सेवन के लिए प्रेरित करता है तो उसे कहीं पहुंचाने के लिए कहता है, तो उसकी सूचना आप अपने प्रधानाध्यापक या अध्यापक और अभिभावक को अवश्य दें, जिससे उसे कानून के हवाले किया जा सके और इस प्रकार आप अपने को, अपने मित्रों को उसके कुप्रभावों से बचा सकेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है, और अगर ये बुक में दे रखा है तो ये आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। इसकी डेट है 31 मई। जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी, जो निरंतर बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान भी हो सकता है। जनसंख्या के कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से ये जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जैसे विवाह की अनिवार्यता, इस देश की गर्म जलवायु, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी, चिकित्सा सुविधाएं तथा रोगों की रोकथाम के उपायों में बढ़ोतरी। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति भोजन, पानी, भूमि, चिकित्सा, शिक्षा आदि की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा। जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों को निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय में कमी, जिससे कि क्या हो रही है, निर्धनता बढ़ रही है। खाद्य सामग्री की कमी, जिससे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आवास सुविधाओं की कमी, ठीक है, पर्याप्त आहार न मिल पाने से कुपोषण, स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन संबंधी सुविधाओं में कमी, रोजगार में कमी, अपराध में वृद्धि आदि, ये सभी कारण हैं जनसंख्या वृद्धि की। इन सभी कारणों की जो वजह है वो है जनसंख्या वृद्धि। निसंदेह जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इसके नियंत्रण के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जन्म दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार में बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक परिवार में 2 बच्चों की संकल्पना दी गई है, जिसके अंतर्गत हम 2 हमारे 2 का प्रचलित नारा भी दिया गया है। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना भी आवश्यक है। बेटे हों या बेटियां, दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। मिशन इंद्रधनुष, इसका उद्देश्य सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। किसका है ये मिशन इंद्रधनुष? इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित रखता है। तो मिशन इंद्रधनुष। फिर है जननी सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य गरीब
गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए फ़ोन पर 108 प्रादेशिक सेवा या 102 नेशनल सेवा डायल करना होता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सीखे इस बुक में, जो हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। 11 से 12 वर्ष से 18 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन तथा अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन कहा जाता है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। 11-12 वर्ष की आयु में स्त्रियों में माहवारी का प्रारंभ होना रजोदर्शन, और जबकि 45 से 50 वर्ष की आयु में माहवारी का रुक जाना रजोनिवृत्ति कहलाया जाता है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े होते हैं। 46 गुणसूत्र, यानी कि 23 तो नहीं, 46 गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। बालिका का XX और XY बालक के लिए होता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख योजनाएं मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना तथा एम्बुलेंस सेवा हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। अब चैप्टर के एंड में आ जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिनका उत्तर हमें देना होता है। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं और उनके उत्तर जान लेते हैं क्या हो सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किशोरावस्था की अवधि है 0 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 या 20 से 15। तो यहाँ पर किशोरावस्था की अवधि का जो सही उत्तर है वो है 11 से 19 वर्ष। इसके बाद एस्ट्रोजन है अंतःस्रावी ग्रंथ, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, प्रजनन विधि। तो एस्ट्रोजन जो है वो स्त्री हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, तो जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं उनको हम ऋतुस्राव कहते हैं। ये 11 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं? समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 5 जून, 11 जुलाई या 13 अक्टूबर। सही आंसर है इसका 11 जुलाई। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है और आप देखते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।